ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार फिर आपके लिए लेके ज्योतिष के एक ऐसे विषय को जिसको आप बहुत सरल तरीके से समझ भी सकते हैं और इस सूत्र को अपनी जन्म कुंडली में लगा भी सकते हैं। और इसको लगाने के बाद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर वो कंडीशन आपकी जन्म कुंडली में है तो निश्चित तौर पे वो घटना आपके साथ घटेगी ही घटेगी। अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तब भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं। और एक ट्रिक भी दूंगा, उस ट्रिक से बड़े आसानी से आप ये भी निकाल सकते हो कि किस राशि की कौन सी दिशा है। और एक बार जब आपको राशि की दिशा पता चल जाएगी तो आप उससे ये निकाल सकते हो कि जो घटना घटेगी हमारी कुंडली के अनुसार, हमारी जन्म पत्री के अनुसार, वो किस दिशा में घटेगी और किस दिशा से हमें क्या मिलेगा। इन सब के पीछे का लॉजिक जो है, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो भी, जैसे पराशरी ज्योतिष, भगवान पराशर जी ने जो भी चीजें बनाई उसके पीछे का जो लॉजिक था ना, वो पारंपरिक था। हम उस पारंपरिक ढांचे को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन समय के साथ आपने देखा जो पहले की टेक्नोलॉजी थी आज वो टेक्नोलॉजी नहीं है, काम उसी पैटर्न पे हो रहा है। ऐसे ही जो पहले ज्योतिष और वास्तु किया जाता था वो राजा और महाराजाओं के लिए होता था। वास्तु तो खास तौर पे राजा और महाराजाओं को लिए ही होता था, क्योंकि उन्हीं के पास महल होते थे, सबके पास घर नहीं होते थे। तो जो उस हिसाब से तैयार किया गया हमारा ज्योतिष और जो उसके सूत्र बनाए गए ना, वो आज के दौर में कैसे लागू होंगे और क्या फार्मूला वही है, क्योंकि पराशर जी के फार्मूला को तो भैया कोई काट ही नहीं सकता। फार्मूला वही है, लेकिन उससे हम आज एक नए दौर में कैसे उस फार्मूला को लगा के और सटीक विश्लेषण कर सकते हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, ज्योतिष से आपके भाग्य को नहीं बदला जा सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कुंडली कोई भी बुरी नहीं होती। अगर आपने अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग काम किया तो मैं निश्चित तौर पे यह कह रहा हूं कि आपको लाभ मिलेगा तो मिलेगा। एक सिंपल सी बात आपको बताते हैं। राहु केतु शनि सबसे ज्यादा भयभीत करते हैं आपके। अरे शनि है क्या? शनि तो कारक है ना, आपका कर्म, आपका पुरुषार्थ ही तो शनि है। मंगल ऊर्जा है जिस शक्ति से आप कार्य को करते हैं। चलिए उस पर नहीं जाते। राहु केतु को भी समझना पड़ेगा। राहु हमारी जो है ना वो डीप इच्छा है, मतलब एक तरह से कहा जाए बहुत अंदरूनी इच्छा, जिस घोर इच्छा, मतलब मुझे ये पाना है तो पाना है, जिद भी राहु ही है। और केतु क्या है? डिटैचमेंट है, मतलब दूर करने का, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। और राहु केतु के बीच में ही सारे ग्रह आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? देखिए, जब तक हमारे पास धन नहीं रहता, हम सोचते हैं और धन आ जाए, ये लग्जरी आ जाए, वो सारी चीजें आ जाए, उसके पीछे भागते रहते हैं, इच्छाएं बढ़ती जाती है। लेकिन जब ये सारी चीजें हम लोगों के पास हो जाती हैं तो फिर ये होता है, यार हटाओ, इनमें क्या रखा है। फिर व्यक्ति विरक्ति की तरफ जाता है। वो केतु है और शुरुआत राहु से होती है, यानी राहु केतु में हम उलझे रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कुंडली में अगर आपके 12वें भाव में केतु है तो वो मोक्ष का कारक बन जाता है। 12वें भाव में बृहस्पति है तो वो मोक्ष के कारक बन जाते हैं। मैं हमेशा से बोलता आया हूं, कुंडली का विश्लेषण कराइए अच्छे ज्योतिषाचार्य से। वो पत्रा देखने वालों से नहीं। हो सकता है मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन बंधु अगर आप पत्रा देख के भी ज्योतिष करते हैं तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उसको अच्छे से सीख के तब करिए, क्योंकि कुछ लोगों के कारण ज्योतिष थोड़ा सा बदनाम होता है। दूसरी चीज, अपनी जन्म पत्री खोल लीजिए और जन्म पत्री में देख लीजिए। आप बिल्कुल सरल तरीके से देखेंगे। जन्म पत्री जब आप खोलेंगे तो कुछ इस तरह से खुलेगा। देखिए, मैं यहां पे बना दे रहा हूं हल्का सा। जब आप जन्म पत्री अपना खोलेंगे तो इस तरह से वो दिखेगा, ऐसे। थोड़ा सा ड्राइंग गड़बड़ हो रही है, लेकिन इसे समझ जाइए। इसमें जो भी गिनती लिखी रहेगी ये आपका लग्न रहेगा। यहां पे जो गिनती लिखी रहेगी ये आपका लग्न रहेगा, इसे हम लग्न बोलते हैं। और यहां नंबर लिखे रहेंगे। ये नंबर दर्शाते हैं कि कौन सी राशि किस नंबर पे है। जैसे 1 पे मेष है, 2 पे वृष हो गई, 3 पे मिथुन हो गई, 4 पे कर्क हो गई, 5 पे सिंह हो गई। ऐसे करके ये राशियां बनती हैं।
ये 12 राशियां होती हैं। ये हो गया कन्या, ये हो गया तुला, ये हो गया वृश्चिक, और ये हो गए धनु, ये मकर, ये कुंभ और ये मीन। ये 12 राशियां आपकी हो गई। हमारा टॉपिक ये था कि ये हमने अपनी जन्मपत्री तो ले ली, इसमें कोई भी गिनती लिखा जा सकता है, लेकिन यहां पे जो लिखा रहेगा यही हमारा लग्न होगा, ये हम जान गए। अब हम ध्यान दें कि हमारा धन हमें किस दिशा से प्राप्त होगा। सबसे पहले धन की एक छोटी सी चर्चा करते हैं, या जातक या जातिका का विवाह किस दिशा में होगा। इसके लिए सिंपल सा फंडा है, उसे समझ लीजिएगा। आप अगर इसे समझ गए तो आप बहुत कुछ आज समझ जाएंगे। आप ऐसे प्लस की एक लाइन बना दीजिए, देखिए कुछ इस तरह से, और जो है ना इसको ऐसे पूरब कर दीजिए। ये आपका हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया उत्तर। यहां एक लिख दीजिए, मतलब मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि 5 नंबर है, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि। फिर आ जाइए यहां पे धनु राशि, मकर, कुंभ और ये हो गया मीन। इसी नंबर से आप इन राशियों को जान लीजिए। 1, 5, 9 ये हमेशा पूरब दिशा में उदित होती हैं। 1, 5, 9 क्या है? मेष है, सिंह है और धनु है। ऐसे ही 2, 6, 10 2, 6, 10 हमेशा दक्षिण की राशियां कही जाती हैं। 2, 6, 10 क्या है? वृष है, कन्या है और मकर है। ऐसे ही पश्चिम में जो राशियां उदित होती हैं वो 3, 7, 11 है। 3 क्या है? मिथुन, 7 है तुला और 11 है कुंभ। और ऐसे ही आप देखिए कि 12, 8 और 4 है, यानी मीन है, वृश्चिक है और कर्क है। ये उत्तर दिशा से उदित होती है। हमें देखना है हमें धन कहां से प्राप्त होगा। धन का जो भाव होता है बंधु ये होगा। ये यहां पे देख लीजिए आपके क्या गिनती लिखी हुई है। हो सकता है किसी के 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, 6 लिखा हो। तो वो आप में क्या लिखा है ये आप देखिएगा। मैं यहां पे कुछ बना देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहां पे आपका कुछ भी लिखा हो सकता है। 12 यहां से स्टार्ट हो, फिर A1, 2 करके लिखा हो, ऐसा भी लिखा हो सकता है। लेकिन अब ये मुझे दूसरे भाव को देखना है कि आपको धन किस दिशा से प्राप्त होगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप देखिए कि यहां पे क्या लिखा है। जैसे यहां पे मैंने देखा तो यहां पे 2 नंबर लिखा हुआ है। आप में हो सकता है कुछ और नंबर लिखा हो। आप देखिए कि वो राशि किस दिशा की है। जैसे 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये हो गई वृषभ राशि। ये कौन सी राशि बन गई? वृषभ। 3 लिखा होता तो मिथुन बनती। अब देखिए वृषभ राशि का स्वामी क्या होता है? वो शुक्र होता है। अब देखिए कुंडली में शुक्र कहां बैठा है। मान लीजिए इनका शुक्र जो है वो यहां बैठा हुआ है। धन भाव का स्वामी 10वें भाव में कार्य क्षेत्र में बैठा हुआ है। तो किस में बैठा हुआ भैया? मकर में बैठा हुआ है। व्यक्ति को धन किस दिशा से मिलेगी? आइए देखते हैं। मकर कहां है? दक्षिण। यानी दक्षिण दिशा से अगर ये जाएंगे या कोई काम करेंगे या दक्षिण दिशा में बैठेंगे तो इनको धन की प्राप्ति होगी। ऐसे आप देखिए कि आपको हीलिंग कहां से मिलेगी। या छोड़िए हीलिंग की बात करते हैं। सबसे पहले इसी तरह आप एक चीज और देख सकते हैं कि विवाह किस दिशा में होगा। विवाह का दिशा ज्ञान करने के लिए आपको अपना 7वां घर देखना होगा, मतलब ठीक लग्न के नीचे। आप देखिए यहां पे क्या नंबर लिखा है। यहां पे 7 संयोग से लिखा हुआ है और 7 जो होती है वो तुला राशि होती है, जिसके स्वामी भी क्या होते हैं? शुक्र होते हैं। शुक्र कहां बैठे हुए हैं? यहां बैठे हुए हैं। किसमें बैठे हुए हैं? मकर में बैठे हुए हैं। यानी मकर कहां का स्वामी बनता है? दक्षिण दिशा का। यानी इनका विवाह कहां होगा? दक्षिण दिशा में होगा। इनका विवाह कहां होगा? दक्षिण दिशा में होगा। इससे ये भी दिशा निकल जाती है। अब हम एक चीज और निकालते हैं, आनंद आएगा आपको। आपको जानना है ना, या किसी को भी जानना हो, किसी की कुंडली को देख के जानना हो, भैया इसका घर की फेसिंग क्या होगी।
निश्चित तौर पे अगर उसकी वो जन्म पत्री होगी तो वो फेसिंग मिलेगी ही मिलेगी, चाहे बाहर ही न मिले तो अंदर जिस कमरे में वो रहता है उसकी फेसिंग मिलेगी, लेकिन मिलेगी। घर की फेसिंग हम थर्ड हाउस को देखते हैं अधिकतर अमूमन, लेकिन मैं यहां से आपको कह रहा हूं आप फोर्थ हाउस से देखेंगे। आप देखिए कि यहां पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। यहां 4 लिखा, आपने कुछ और लिखा होगा। 4 नंबर लिखा है, यहां पे स्वामी क्या बनता है 4 नंबर का? चंद्रमा। अब देखिए चंद्रमा कहां बैठा हो सकता है यहीं बैठा हो, या हो सकता है मैंने यहां पे चंद्रमा बैठा दिया, मान लीजिए। इस कुंडली में इस चतुर्थ भाव का स्वामी कहां बैठा है? एकादश भाव में बैठा हुआ है। यानी ये कौन सी राशि हुई? कुंभ राशि हुई। और कुंभ के स्वामी कौन होते हैं? शनि होते हैं। लेकिन उससे हमसे मतलब नहीं है, हमें अपने चतुर्थ भाव के स्वामी को देखना है कहां बैठा हुआ है। वो बैठा हुआ है, मान के चलिए कि एकादश भाव में, ग्रह भाव में, मतलब पश्चिम दिशा में बैठा हुआ है। ये देखिए ग्रह भाव किधर से उदित होता है? पश्चिम में। यानी व्यक्ति के घर का मुख कौन सी दिशा का होगा? पश्चिम दिशा का होगा। इसे और क्लियर कैसे कर सकते हैं आप? थर्ड हाउस देखिए, जैसे यह बुध बैठा हुआ है, बुध देखिए कहां बैठा हुआ है। मान लीजिए बुध बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है बुध। पहले तो इससे यह पता चल गया कि उनका घर का मुख क्या होगा? पश्चिम दिशा में होगा। अब देखिए थर्ड हाउस का स्वामी कहां बैठा हुआ है, यानी थर्ड हाउस का स्वामी कहां बैठा है? धनु में बैठा हुआ है, 9 नंबर में। 9 नंबर क्या है? धनु है। अब ये देख लीजिए धनु कहां से उदित होती है? पूरब से होती है। यानी इनके घर का एक मुख और क्या होगा? पूरब दिशा। आप आंख बंद करके बता सकते हैं इससे कि भैया आपके घर में आप पूरब और पश्चिम दिशा में आपके घर का द्वार है, और ये 100% बैठेगा। ऐसे और भी सूत्र आपको बताते रहेंगे। साथ साथ आप अपने बच्चों की पढ़ाई तय कर सकते हैं कि कहां पे वो उनका पढ़ने में मन लगेगा। आप देख लीजिए ये 5th हाउस शिक्षा का भाव होता है। बच्चे की कुंडली में अपने देख लीजिए कि इस 5th हाउस का स्वामी किस दिशा में बैठा हुआ है। मान लीजिए 5th हाउस का स्वामी इसमें सूर्य बनता है, क्योंकि 5 नंबर लिखा हुआ है। सिंह का स्वामी सूर्य होता है। आपकी कुंडली में कुछ और भी हो सकता है। ये सूर्य कहां बैठा है? मान लीजिए यहां बैठा है। यानी इसको शिक्षा कहां से प्राप्त होगी? किस दिशा से प्राप्त होगी? मीन की, जहां मीन राशि उदित होती होगी। देखिए मीन कहां पे उदित हो रही है? मीन उत्तर दिशा में उदित हो रही है। यानी इस व्यक्ति को शिक्षा कहां से मिलेगी? उत्तर दिशा से मिलेगी। है ना? बिल्कुल इंपॉर्टेंट। और इसी से रेमेडी भी जुड़ी हुई है। आगे के चैप्टर में, आगे के जब जवाब सवाल होंगे आपके प्रश्न, ये आपको अच्छा लगेगा तो आगे कुछ और चीजें बताएंगे जो बहुत ही विशेष होंगी, और बिल्कुल सरल तरीके से आप अपने कुंडली को समझ भी सकते हैं और उसका निदान भी पा सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बंधु, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन जरूर दबा दीजिए। इसी के साथ ओम नमः शिवाय। महादेव आपका कल्याण करे।